बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे बीएस फिज़िक्स लेवल का एक कोर्स है मैकेनिक्स, जो कि बीएससी लेवल पे भी इस्तेमाल होता है और इसके कंटिन्यूस लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इंशाल्लाह। और इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ये भी आपको बता दें कि बहुत सारे बुक्स ऐसी हैं जिनमें ये कंटेंट पाया जाता है और बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिनमें ये कंटेंट नहीं पाया जाता। तो जो जो कंटेंट आपको मिल जाए लेक्चर्स में या इस चैनल पे, वो आप लाजमी देख लीजिएगा, उनको सुन लीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जी। आज का हमारा जो टॉपिक है मैकेनिक्स का, मैकेनिक्स है, चैप्टर 5 है उसका ग्रेविटेशन है चैप्टर 5, जो कि आपको HRK हेलिडे रेसनिक क्रेन की किताब से भी मिल जाएगा। और इसका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, हाउ वैल्यू ऑफ जी इज डिटरमाइंड बाय कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। इससे पहले आपने FSC लेवल पे, BSc लेवल पे आपने न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा होगा ज़रूर, लेकिन उसके अंदर जो जी कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू आपने कहीं नहीं फाइंड की होगी। तो हम आज क्या करेंगे, एक तो न्यूटन के ग्रेविटेशन का जो लॉ है उसको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद उसके अंदर जो जी कांस्टेंट इस्तेमाल होता है उसकी वैल्यू को भी फाइंड कर लेंगे बाय कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, आपने ये नोट कर लेना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट को हम रीड करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो स्टेटमेंट लिखेंगे हम अपने इस लॉ की, जो कि आप जानते हैं, एवरी पॉइंट मैस इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पॉइंट मैस। एक बात जो आपने आज से पहले तकरीबन नहीं रीड आउट की होगी, आपने इंटरमीडिएट लेवल पे, वो पॉइंट मैस। पॉइंट मैसेस क्या होते हैं कि ऐसे मैस जिनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो उनके साइज से, इसको भी पॉइंट मैस कहते हैं। और ऐसे मैसेज जिनका नॉन जीरो मैस हो, ये नहीं है कि आप न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ उन मैसेज पे लगा दें जिनका मैस ही नॉन जीरो हो या बहुत निग्लिजिबल मैस हो। तो याद रखिएगा, हेवनली बॉडीज के लिए ये इस्तेमाल होता है न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ। एवरी पॉइंट मैस इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पॉइंट मैस विद द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है न्यूटन के लॉ के मुताबिक, ये जो मैसेज का प्रोडक्ट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उनका जो डिस्टेंस होता है उसके स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ध्यान से देखिएगा फिर से, न्यूटन का जो ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन के मुताबिक कायनात में कोई भी दो बॉडीज, जैसे कि मैंने ये दो बॉडीज कंसिडर किए हैं, पॉइंट मैसेज हैं, ये एक दूसरे को अपनी तरफ एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं। उस फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। न्यूटन के मुताबिक वो जो फोर्स है इनके मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैथमेटिकली मैं इसको बयान करूं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 से मुराद ये है कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है आपके पास, ये उन मैसेज के प्रोडक्ट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और उनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो हमने R लिया है, आप D भी ले सकते हैं, X भी ले सकते हैं, उसके स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्केयर, या आप इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्केयर। अगर इन दो रिलेशंस को कंबाइन किया जाए तो आपकी जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मैसेज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस आ जाएगी। अब हमारा अगला काम क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करना। हम प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे। हर इक्वेशन का अपना कांस्टेंट होता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज हुआ है वो कांस्टेंट है G। F इज इक्वल टू G M1 M2 और R स्केयर। इस G को बोला जाता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है। और इसकी वैल्यू देखें आपके पास क्या होती है, 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये यूनिट आप इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये वैल्यू इतनी ज्यादा छोटी है कि हम अपने इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बोर्ड मार्कर है मेरे पास, इसके ऊपर जमीन की कशिश की फोर्स लग रही है लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे। उसकी रीजन क्या होती है, उसकी रीजन ये G होता है आपका। ये G जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू इतनी छोटी है कि आप इसको महसूस नहीं कर पाते। तो अब हमारा अगला टारगेट क्या है, हमारा अगला टारगेट है कि हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। आज से पहले हम जितने भी लेवल्स पे पढ़ा है, मैट्रिक पे पढ़ा है, FSC पे पढ़ा है या BSc पे पढ़ा है, तो उसमें हमने ये G की वैल्यू फाइंड नहीं की। आज हम उसको फाइंड करेंगे कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट के जरिए। ये फाइंड करना है, ये एक साइंटिस्ट का नेम है। तो देखिए, एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले ना ऑपरेटर्स को डिसाइड करना होता है कि हम कौन कौन सा ऑपरेटर्स लेंगे कि हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ऑपरेटर्स में हम सबसे पहले क्या लेंगे, लाइट रिजिड रॉड, जो कि 2 फीट का होगा। 2 फीट का आपने एक रॉड लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 स्मॉल लेड स्फेयर, 2 छोटे मैसेज लेने हैं लेड के, ठीक है। उसके बाद सस्पेंशन वायर आपको चाहिए। नंबर 4 पे 2 लार्ज स्फेयर मैसेज चाहिए। आपको 2 छोटे मैस चाहिए जिनको आप M1 और M2 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। और जो लार्ज स्फेयर मैसेज होंगे
इनको आप m1 और m2 से, और ये आइडेंटिकल होंगे, याद रखिएगा, ये m1 m2 ये आप इक्वल टू m, और इसी तरह से m1 m2 को आप कैपिटल M के बराबर ले सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल मैसेज हो गई। उसके बाद लैम्प स्केल अरेंजमेंट आपको चाहिए। ये अरेंजमेंट होती है जिसके ज़रिए हम खासकर एंगल फाइंड करते हैं। ये गैल्वानोमीटर के अंदर भी है लैम्प स्केल अरेंजमेंट, ठीक है। तो देखें ये अपरेटस था। अपरेटस में आपको 5 चीज़ें चाहिए, याद रख लेनी है। आपको एक रॉड चाहिए 2 फीट का, ठीक है। उसके बाद स्मॉल मैसेज चाहिए, उसके बाद लार्ज मैसेज चाहिए, सस्पेंशन वायर चाहिए और लैम्प स्केल अरेंजमेंट। आसान सा है, ये आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद प्रोसीजर। अब करना क्या है, जो आपने रॉड लिया है ना 2 फीट का, उसके दोनों सरों पे आपने क्या करना है, छोटे मैसेज लगा देना है, जो कि आपने स्मॉल लेड सफेयर्स लिए थे M1 और M2। कनेक्टिंग 2 स्मॉल लेड सफेयर्स ईच ऑफ mass M with the end of rod as shown in the figure। अब आप देखेंगे कि जैसे फिगर में दिखाया गया कि रॉड के दोनों सरों पर क्या किया गया, छोटे मैसेज लगाए गए हैं। तो ये देखिएगा। उसके बाद प्रोसीजर के बाद हम चलते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। मैंने कहा था प्रोसीजर में कि आपने क्या करना है, कनेक्ट करना है जो 2 छोटे मैसेज हैं उनको रॉड के साथ। और रॉड हमने लिया था 2 फीट का। ये रॉड है जिसकी लेंथ हमारे पास L है, ठीक हो गया। इसके एंड्स पर मैंने 2 छोटे लेड के स्फेयर के जो आइडेंटिकल मैसेज थे वो कनेक्ट किए। उसके बाद क्या करना है, इस रॉड को दरमियान में से लैम्प स्केल अरेंजमेंट के साथ आपने अटैच कर देना है। ये सस्पेंशन वायर है जो कि हमारे अपरेटस में थी। ये लैम्प है, ये लैम्प स्केल अरेंजमेंट आगे जाके बताएंगे किसके काम आता है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप जैसे इसको दरमियान में से सस्पेंशन करेंगे ना, ये रॉड है, इसको दरमियान में से सस्पेंड किया तो ये देखिए ये इस तरह से ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा। आपने क्या करना है, एक बड़ा मैस यहाँ पे अटैच कर देना है और एक बड़ा मैस यहाँ पे प्लेस कर दें या अटैच कर दें या ऐसे रख दें, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही आप ये सारी अरेंजमेंट करेंगे आपका ये रॉड जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा। ये मैस जाके टकराएगा इस मैस के साथ, ऐसे होगा, टक टक की आवाज आएगी, ऐसे टक। ये मैस इसके साथ जाके टकराएगा तो ये इस पर एक फोर्स लगाएगा या इसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। ना भी कोलाइड करे तो वो ऐसे रोटेट होने की कोशिश करेगा। अट्रैक्शन की वजह से हम कहते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है 2 बॉडीज के में। इसी तरह से ये मैस इसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा और हतुल वसी मुमकिन तो यही है, प्रोबेबिलिटी यही है कि टकरा भी जाएंगे, ठीक है, कोलाइड भी जैसे कर जाएंगे। तो अब देखें ये मैस जब इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इसको हम F1 कह देते हैं। एक बार याद रखिएगा, इन 2 मैसेज के दरमियान डिस्टेंस स्मॉल आर है, इन 2 के दरमियान भी स्मॉल आर है। इन 2 मैसेज, ये रॉड की जो लेंथ है वो L है आपके पास, ठीक हो गया। अब ये पूरी अरेंजमेंट आपकी किताब पर भी आपको मिल जाएगी, नेट पे भी मिल जाएगी, ठीक है। इस अरेंजमेंट के बाद फोर्स F1 इन पार्टिकल्स के लिए हम लिखेंगे G M1 M2 मैस, ये M है ये M2 है, ओवर R स्क्वायर, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, ठीक है। इस तरह से F2 निकालेंगे तो वो भी सेम आएगी। अब असल बात क्या है, दीज 2 फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये जो 2 फोर्सेज आप देख सकते हैं, एक जो है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है और एक की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, ठीक है। अपोजिट फोर्सेज लगे, जिस तरह आप स्टीयरिंग व्हील के ऊपर फोर्सेज लगाते हैं 2 अपोजिट, ठीक है। ये 2 फोर्सेज, दीज 2 फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये फोर्सेस क्या करती हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट है। ये 2 फोर्सेस मिल के कपल बनाती हैं, ठीक है। कपल, आपको पता है कि एक कपल बनता है। These forces form a couple, ये एक कपल बनाएंगी which turns the rod in clockwise rotation, जो आपके रॉड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। ये 2 फोर्सेस मिल के कपल बनाएंगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इस तरह से, ठीक है। ये क्या करेंगी, आपके पास टॉर्क जनरेट करेंगे, आपके रॉड को रोटेट करने की कोशिश करेंगे ऐसे। जब वो रोटेट होगा तो हमें पता है कि टॉर्क जो है वो बराबर होता है कपल फोर्सेस मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। उनके दरमियान जो सेपरेशन है फोर्सेस के दरमियान, ये सेपरेशन है जो फोर्सेस के दरमियान, ये इधर फोर्स लग रही इधर, इसके दरमियान सेपरेशन जो है वो L है। ये सेपरेशन मैसेस के दरमियान है, फोर्सेस के दरमियान नहीं है। कपल फोर्सेस क्या है आपके पास, ये फोर्सेस हैं जो 2 थी इक्वल थी, G M और R स्क्वायर। सेपरेशन बिटवीन फोर्सेस वो L है आपके पास। अब होगा क्या, ये जो टॉर्क होगा, अगर थोड़ा सा गौर करें, ये टॉर्क जब जनरेट हुआ है तो इसके साथ ऊपर रस्सी भी बंधी हुई, रस्सी में बल आना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह आपके पास एक झूला होता है, आप उसको इस तरह से रोटेट करते हैं, जो उसके नीचे तख्ता लगा होता है, तो रस्सी में बल आना शुरू हो जाता है। अब होगा क्या, दिस टॉर्क प्रोड्यूस ट्विस्ट इन अ वायर, वायर में ट्विस्ट पैदा करेगा। अब हम जानते हैं हुक्स लॉ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के होता है, लेकिन जब हम सर्कुलर मोशन में या एंगुलर मोशन में जाते हैं तो हमारी फोर्स टॉर्क में चेंज हो जाती है, जो हमारा डिस्टेंस है वो थीटा में चेंज हो जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको आप कहते हैं।
तो अगर मैं ये अप्लाई करूंगा कि वो जो ट्विस्ट पैदा हुआ है, जो टॉर्क है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के, तो प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम सी कहते हैं। और इस इक्वेशन में कांस्टेंट के आता है, ये आपने पढ़ा हुआ होगा। ये सी कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग कांस्टेंट। इसकी वैल्यूज होती हैं हर वायर के लिए डिफरेंट होती है, जिस तरह स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट स्प्रिंग्स के लिए होती है, ठीक है। इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है जो आपको मालूम होती है, ये बात याद रखिएगा। तो टॉ इज इक्वल टू सी थीटा, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। ये भी टॉ है जी एम एम और आर स्क्वायर एल। ये टॉ है जो इस रॉड के अंदर जनरेट हुआ है, ये टॉ है जो इस रस्सी में बल पड़े हैं। ये दोनों टॉर क्या है, हम इनको कंपेयर करते हैं। जब हमने कंपेयर किया सी थीटा इज इक्वल टू जी एम एम एल ओवर आर स्क्वायर। सी मैंने बता दिया ट्विस्टिंग कांस्टेंट है। थीटा जो है इसको हम फाइंड कर सकते हैं लैम्प स्केल अरेंजमेंट के जरिए। फाइंड थीटा बाय लैम्प स्केल अरेंजमेंट, ये आपके इंटरमीडिएट की बुक्स में भी है, प्रैक्टिकल भी है कि आप लैम्प स्केल अरेंजमेंट की मदद से ट्विस्टिंग एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हम फाइंड, ये कांस्टेंट है, ये हम फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ से मैं जी निकालना चाहूँ तो जी ये आर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली सारी टर्म इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो अब इस इक्वेशन को गौर से देखें, ये जी की इक्वेशन है फाइनल। सी ट्विस्टिंग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मालूम होती है हमें, डिफरेंट वायर्स के लिए डिफरेंट होती है। थीटा लैम्प स्केल अरेंजमेंट की मदद से फाइंड कर सकते हैं। आर स्क्वायर डिस्टेंस है, हमें नोन है इन दो मैसेज के दरमियान। कैपिटल एम हमें नोन है बिल्कुल जी, हम जानते हैं कि हमने कितने मैस का बॉडी लिया। छोटा एम भी हमें पता है कि हमने कितना मैस लिया है जी। उसके बाद एल, ये हमने पहले बता चुके हैं कि ये 2 फीट का है। तो ये सारी चीज़ें नोन है। ये देखें, आर नोन, सी कांस्टेंट, थीटा बाय लैम्प स्केल अरेंजमेंट, आर इज नोन। ये सारी वैल्यूज नोन करने के बाद जब ये इंसर्ट की गई तो आपके पास जो जी की वैल्यू आई वो थी 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जी की वैल्यू आपके पास है जो कि कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने कैलकुलेट की। आपको पहले क्लास में ये पढ़ा दी जाता है कि ये जी की वैल्यू थी।